आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस समय हमारा एक और पड़ोसी अराजकता के आग में जल रहा है। जी हाँ, अराजकता का आग इस कदर फैला, इस हद तक फैला, जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बांग्लादेश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था, उस प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर, अपना जान बचाकर भागना पड़ा है। आज वह शेख हसीना जो एक दिन पहले तक अपने देश का प्रधानमंत्री थी, आज वह विश्व में शरणार्थी के रूप में घूम रही हैं। बांग्लादेश में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वह 15 अगस्त 1975 की पुनरावृत्ति है। इस परिस्थिति ने, इस अराजकता और हिंसा के आग ने लोगों को फिर से 15 अगस्त 1975 का वह रात याद दिला दिया, जिस रात को इसी तरीके से बांग्लादेश की सेना ने और कुछ कट्टरपंथी समूहों ने मिलकर शेख हसीना के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और बांग्लादेश के तत्कालीन मुजीबुर रहमान सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और सेना का कब्जा हो गया था। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों ने, सेना ने अपने उस नेता को मार दिया, उस नेता के पूरे परिवार को मार दिया, जिसने 4 साल पहले 1971 में अपने देश को आजादी दिलवाया था। पाकिस्तान के राक्षस रूपी दरिंदे से लड़कर भीड़कर बांग्लादेश को बनाया था। उस बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनके अपने ही सेनाओं ने अपने ही देश के कट्टरपंथी और जिहादी समूहों के साथ मिलकर उनका हत्या 15 अगस्त 1975 को कर दिया था। उनके परिवार के जितने भी लोग थे, 18 लोगों को कट्टरपंथियों ने हत्या किया था, शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के। आज ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश में फिर से हिंसा की आग भड़क उठी है। आज का बांग्लादेश इस समय हिंसा और अराजकता के आग में जल रहा है। जितना सरल इस हिंसा का जो कारण दिखाई दे रहा है, उतना सरल नहीं है। बांग्लादेश में इस हिंसा के पीछे का कारण ये एक सारा है। सामने में जरूर एक युवाओं का आंदोलन दिखाई दे रहा है दुनिया को, लेकिन उस युवाओं के आंदोलन के पीछे का जो कहानी है, उसका विस्तार वैश्विक हित से जुड़ा हुआ है। और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, इसका बड़ा संदेश भारत के लिए भी है। बांग्लादेश जिस तरीके से देखते ही देखते अराजकता की आग में जलने लगा है, उसके वजह से आने वाले दिनों में भारत को भी एक सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तो इस हिंसा का शुरुआत युवाओं के द्वारा आंदोलन के जरिए 15 जुलाई को शुरू हुआ। ढाका हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद और शेख हसीना सरकार के आरक्षण नीति के कारण जो यह हिंसा, अराजकता और दंगा भड़कना शुरू हुआ, उस दंगे का, उस विरोध प्रदर्शन का, उस हिंसा का फायदा निश्चित रूप से कई देश विरोधी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शक्तियों ने उठाया है। युवाओं के आंदोलन का किस तरीके से कट्टरपंथी समाज, कट्टरपंथी समूह, संगठन फायदा उठाता है, वह बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। युवाओं के विरोध प्रदर्शन के आड़ में आज पूरे बांग्लादेश को कट्टरपंथी समाज, कट्टरपंथी संगठन हिंसा के आग में झोंक दिया। इस हिंसा के पीछे का कारण कई एक सारा है। इसमें इसका एकमात्र छोटा सा कारण सिर्फ युवाओं का प्रदर्शन है या फिर बांग्लादेश सरकार का आरक्षण नीति। अगर यह हिंसा, यह प्रदर्शन सिर्फ युवाओं का विरोध होता तो यह विरोध खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस आरक्षण नीति के खिलाफ युवा विरोध कर रहे थे 15 जुलाई से, उस आरक्षण नीति को बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद उस समय के तत्कालीन सरकार शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे, उन्होंने एक आरक्षण नीति तैयार किया था, जिसमें यह प्रावधान था कि जितने लोगों ने बांग्लादेश के आजादी में सहायता किया, आजादी के लिए लड़ा, उनके परिवार के लोगों को बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया जाएगा। वह आरक्षण नीति तब से लेकर अब तक, यानी कि कुछ सालों पहले तक चलता हुआ आ रहा था। शायद उस आरक्षण नीति में शेख हसीना की सरकार ने कुछ बदलाव किया, जिसके बाद वह आरक्षण नीति का दायरा बढ़ के 30% से 57% पहुंच गया, जिसमें 10% पिछड़े जिलों को दिया गया था, 10% वहां की महिलाओं के लिए, 5% धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांगों को दिया गया था। लेकिन उस आरक्षण नीति को शेख हसीना सरकार ने ही 2018 में खत्म कर दिया था। उसके खिलाफ ढाका हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया था। उस याचिका पर सुनवाई करने के बाद ढाका हाई कोर्ट ने जून 2024 में फैसला दिया कि सरकार का जो फैसला था वो गलत था। ढाका हाई कोर्ट ने उस आरक्षण नीति को लागू कर दिया, जिसके खिलाफ वहां के युवाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वह प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा आग का गोला बन गया जिसके जद में पूरा बांग्लादेश आ गया। लेकिन
उस हाई कोर्ट के फैसले पर बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। वह पूरा आरक्षण का विवाद खत्म कर दिया था बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसके बाद भी जो हिंसा का दौर था वह थमा नहीं, जो ये दिखाता है कि इस हिंसा के पीछे सिर्फ चेहरा युवाओं का था, लेकिन सहयोग, समर्थन बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जो विरोधी ताकतें था या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनका हित जुड़ा हुआ था विरोधी ताकतों से, जिनको नुकसान हो रहा था शेख हसीना की सरकार से, शेख हसीना की पॉलिसी से, उन लोगों का हाथ था। और आखिरकार वो लोग अपने मंसूबा में कामयाब हो गया और अंतोगत्वा बांग्लादेश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर आज दुनिया में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए विवश होना पड़ा है। इससे पहले भी 1975 के हिंसा के बाद वह कई एक सालों तक दुनिया में शरणार्थी के रूप में रह रही थी, लेकिन अब दोबारा से उनके सामने फिर से वही परिस्थिति लौट आया है। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है इसका एक गहरा प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना के नेतृत्व में जो संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच में था, जिस तरीके का समन्वय था, जिस तरीके का रिश्ता था, संभवतः अब आने वाले दिनों में वो उन परिस्थिति में बदलाव होगा। अब शायद उस तरीके का रिश्ता नहीं रह जाएगा जिस तरीके का था, जो कि भारत के लिए एक गहरे चिंता का विषय है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर हो 4000 किलोमीटर का है। जब तक शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री नहीं थी तब तक भारत के सामने बॉर्डर पे दो फ्रंट एक साथ काम कर रहा था। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश, दोनों ही सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकियों का घुसपैठ लगातार होता था। भारत को दोनों ही सीमाओं पे कई एक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी तब से उस परिस्थिति में कम से कम बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत कमी आया। लेकिन अब शेख हसीना के जाने के बाद एक बार फिर से भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर जो पिछले कई एक सालों से शांत था, वहां से किसी भी तरीके का कोई आतंकी घुसपैठ नहीं हो पा रहा था, वह शुरू हो जाएगा। और यह भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ शरणार्थी आएंगे भारत में, शरणार्थी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन शरणार्थियों के भेष में वह कट्टरपंथी अराजक तत्व, वह आतंकवादी संगठन जिसका तार विश्व के सभी आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, वह भी अब पूर्वी बॉर्डर से भारत में आ सकते हैं। भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है जिसको 7 सेमेस्टर कहा जाता है, उन क्षेत्रों में भी इस हिंसा का व्यापक असर देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, जो भारत के लिए एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे भी मणिपुर में पिछले कई एक महीनों से हालात ठीक नहीं है। वहां ऑलरेडी इस तरीके का अराजकता और हिंसा हो रहा है जिस पर काबू पाने का सरकार भरसक प्रयास कर रहा है और काफी हद तक उसमें सफलता मिला है। लेकिन अगर बांग्लादेश बॉर्डर से इस तरीके का कोई घुसपैठ होता है तो वह उस स्थिति को और भयावह कर सकता है। इस हिंसा के पीछे जो भारत विरोधी ताकत है उसने भी भरपूर सहयोग किया है बांग्लादेश के कट्टरपंथी समाजों का, खास करके वह देश जिनको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मजबूत होना हजम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से आज भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े बड़े देशों को उनका हैसियत और उनका औकात दिखा रहा है, बड़े बड़े देशों से नजर मिलाकर बातें कर रहा है, जिन देशों के सामने नरेंद्र मोदी से पहले की सरकारों को, उनके राष्ट्राध्यक्षों का हैसियत नहीं था कि वो उनके बिना अनुमति के कुछ कर ले, आज उन देशों के सामने आज का भारत सरकार, आज का नेतृत्व खड़ा होकर आंखों में आंखें डालकर बात करता है। उन लोगों को भी हजम नहीं हो रहा था। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पे लूल पुंज कर दिया है, पूरी तरीके से डेमोरलाइज कर दिया है, आज उस पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं है। जो पाकिस्तान एक समय भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था, आज उस पाकिस्तान का हैसियत ऐसा है कि वह कटोरे लेकर भीख मांग रहा है, वो भीख भी उसको नहीं मिल रहा है। आज वह पाकिस्तान उस हैसियत में नहीं है कि वह भारत के लिए कोई बड़ा खतरा बन सके, भारत को उलझा कर रख सके। भारत ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में अपने उस सबसे बड़े उलझन को सिस्टमैटिक तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया था। लेकिन जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, जो ये तो चाहता है कि भारत मजबूत हो, लेकिन इतना मजबूत ना हो कि कल होकर भारत को कंट्रोल करना मेरे लिए संभव ना हो, उन शक्तियों ने जब यह देखा कि भारत ने अपने एक दुश्मन को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया, तो उनको रोकने के लिए, भारत को अपने आप में उलझा कर रखने के लिए
कोई ना कोई एक ऐसा पड़ोसी चाहिए था उन लोगों को जिसके वजह से भारत पाकिस्तान जैसी समस्याओं से घिर जाए, और वही भारत द्रोही ताकतों का अगला जो डेस्टिनेशन है वह बांग्लादेश बनने जा रहा है। बांग्लादेश के जरिए भारत को उलझाने का भरसक प्रयास किया जाएगा, जो शेख हसीना के रहते हुए संभव नहीं था। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक था कि किसी तरीके से शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर किया जाए। आज एक छोटे से आंदोलन के आड़ में वैश्विक शक्तियों ने इस तरीके का एजेंडा चलाया, इस तरीके का षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र के आग में शेख हसीना का जो पद था, जो कुर्सी था, वो भी जल गया। आज वो शेख हसीना जो 2 दिन पहले तक अपने देश की प्रधानमंत्री थी, आज वो दुनिया में शरणार्थी बनकर घूम रही है, और यहाँ तक कि पश्चिमी देशों ने उनको शरण देने से भी मना कर दिया है। कल ही ब्रिटेन से खबर आया कि ब्रिटेन ने शेख हसीना को अपने यहाँ असाइलम देने से इनकार कर दिया है। समझ जाइए, यह बेशक निर्णय ब्रिटेन का है, लेकिन इसके पीछे पूरी तैयारी, पूरा सोच अमेरिका का है। अमेरिका के लिए कहा जाता है कि अमेरिका ना ही किसी का दोस्त है और ना ही किसी का दुश्मन, वह सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी कंट्री है। वह दुनिया में कुछ भी करता है तो उसके पीछे वो अपना हित देखता है, वो सिर्फ अपने हित के लिए कुछ भी करता है। अगर कोई फैसला करता है तो उसके पीछे भी उससे उसका हित जुड़ा हुआ होता है। बांग्लादेश का जो अभी का जो चुनाव हुआ है रिसेंटली, इस चुनाव में भी जो रुख अमेरिका का था, पश्चिमी देशों का था, वह चिंता जाहिर करने वाला था। उसी समय से लगने लगा था कि बांग्लादेश में जो चौथी बार शेख हसीना चुन कर आई थी प्रचंड बहुमत से, यह उपलब्धि उन लोगों को हजम नहीं होने वाला है। कोई ना कोई खेल होगा, और अंतोगत्वा वह खेल हुआ, वह षड्यंत्र हुआ बांग्लादेश में कि चुनाव के 3 महीनों के भीतर ही प्रधानमंत्री को अपना पद गंवाना पड़ा है, और सिर्फ पद ही नहीं गंवाना पड़ा, अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश की इस घटना से भारत सरकार को भी सीखना चाहिए। भारत में भी इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास पिछले कई एक सालों से किया जा रहा है। मोदी विरोध के नाम पे कई एक ऐसी शक्तियां हैं, खास करके कट्टरपंथी समूहों का। आज बांग्लादेश के इस हिंसा में जो सबसे मुखर कट्टरपंथी समूह है, जिसको शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे अधिक नुकसान हुआ था, उसका नाम है जमीयत उलेमा। वही जमीयत उलेमा जिसको भारत में जमीयत उलेमा हिंद के नाम से जानते हैं। आजादी से पहले ये एक ही संगठन था, जमीयत उलेमा, जो आजादी के बाद 3 टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा बांग्लादेश, एक टुकड़ा भारत और एक पाकिस्तान में चला गया। जो भारत में रह गया वो जमीयत उलेमा से जमीयत उलेमा हिंद हो गया। जो बांग्लादेश में वो भी जमीयत उलेमा है। उस जमीयत उलेमा ने इस हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि उसका जो कट्टरपंथी सोच था, जो उसका कट्टरपंथी प्रोपोगेंडा था, उसको शेख हसीना चलने नहीं दे रहा था। शेख हसीना चलने नहीं दे रही थी। उनके सोच पे, उनके एजेंडे पे शेख हसीना और उनकी सरकार प्रचंड प्रहार कर रही थी। इसलिए वह कट्टरपंथी संगठन समूह शेख हसीना और उनके सरकार का सबसे बड़ा विरोधी था। उसके बाद जो उस जमीयत उलेमा के समर्थन से चलने वाला जो राजनीतिक दल था, जिसको बांग्लादेश नेशनल पार्टी कहा जाता है, नेशनलिस्ट बांग्लादेश पार्टी, वह था, जो कि हर एक देश में होता है। उस तरीके का संगठन भारत में भी है। भारत में भी चाहे सीएए कानून हो या किसान बिल हो, इन सभी महत्वपूर्ण फैसलों पे इस तरीके का स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा चुका है। वो तो शुक्र मनाइए इस बात का कि भारत में अभी वह कट्टरपंथी समूह, भारत विरोधी ताकत उतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना मजबूत वो इन इस्लामिक देशों में है। नहीं तो आज जो बांग्लादेश में हुआ है, आज से 2 साल 3 साल पहले भारत में हो चुका होता। शुरुआत हो गया था दिल्ली से, देश की राजधानी से ही शुरुआत हो चुका था अराजकता और अहिंसा का, हिंसा का, दंगा का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वह ताकत इतना मजबूत अभी नहीं है कि वह बांग्लादेश जैसा घटना कोई भारत में कर सके, इसलिए वो विफल हो जाते हैं। लेकिन प्रयास लगातार किया जाता है और अभी भी जारी है उनका प्रयास। अभी सरकार ने वक्फ कानून पे संशोधन का सिर्फ चर्चा चला है, सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा है। सिर्फ मीडिया में जो खबर चला है, उस मीडिया खबर के अनुसार अभी से ही जो भारत का जो कट्टरपंथी समूह है, कट्टरपंथी संगठन है, वह भारत सरकार को धमकी देना शुरू कर दिया। वो खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर वक्फ कानून से अगर भारत सरकार छेड़छाड़ करता है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, हिंसा करेंगे, आगजनी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। यह संकेत दे रहा है। इसलिए बांग्लादेश के इस घटना से भारत सरकार को सबक लेना चाहिए और कोई भी ऐसा फैसला करने से पहले भारत सरकार को ऐसे कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ एक विस्तृत कार्रवाई की
व्यवस्था करके रखनी चाहिए, जिससे किसी भी स्थिति में बांग्लादेश जैसा हालात भारत में उत्पन्न ना हो पाए। योगी आदित्यनाथ ने इसको करके दिखाया था, उसी सीएए कानून के दौरान, उसी किसान आंदोलन कानून के दौरान पूरे देश में कट्टरपंथियों ने, अराजक तत्वों ने नंगा नाच किया था, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ था कि वो उत्तर प्रदेश में नंगा नाच करके दिखाए, और जिसने दिखाया उसका पैजामा गीला हो गया। इसलिए भारत सरकार को इस हिंसा से सबक लेते हुए, हर एक बिंदु पे विचार करते हुए एक विस्तृत तैयारी करके रखना चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ समस्या हो जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में भारत पे पड़ेगा, या फिर भारत में जो रहने वाला कट्टरपंथी समाज है, समूह है, उसके द्वारा अगर कोई इस तरीके का परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है तो उसके खिलाफ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।